नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पिछले हफ्ते हमने आपको राजस्थान के श्री गंगानगर की उस दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू कराया था जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। महज 13 साल की एक मासूम बच्ची जिसकी सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगी, लेकिन भरोसे की आड़ में दरिंदगी ने उसकी जिंदगी छीन ली और पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल सिर्फ श्री गंगानगर का नहीं है, सवाल पूरे हिंदुस्तान का है। क्या ये सिर्फ एक घटना थी या फिर एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा जो हर दिन हमारे समाज को खोखला कर रहा है? हर चीख के बाद मोमबत्तियां जलती हैं, हर घटना के बाद सख्त कानून की बातें होती हैं, लेकिन क्या बेटियों की सुरक्षा सच में मजबूत हुई है? आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे एनसीआरबी के उन आंकड़ों में जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि देश की बेटियों की सुरक्षा की असली तस्वीर बयां करते हैं। आज हम आपको बताएंगे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं, यूपीए सरकार के दौर में हालात कैसे थे और एनडीए सरकार के दौरान तस्वीर में कितना बदलाव आया। क्या अपराध बढ़े हैं, क्या रिपोर्टिंग बढ़ी है या सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस सुधार हुआ है? महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं और उनका कितना असर दिखा? क्योंकि बहस सिर्फ राजनीति की नहीं, बहस देश की हर बेटी की सुरक्षा की है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एनसीआरबी रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा खुलासा। हर दिन 88 महिलाओं से दुष्कर्म के मामले। देश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर गहरा गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 2 वर्षों की तुलना में मामूली बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। ये आंकड़े देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों में दर्ज मामलों पर आधारित हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में महिलाओं के साथ बलात्कार के 31,982 मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन करीब 88 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई, जबकि हर घंटे लगभग 4 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश के सामने खड़े गंभीर सवालों की तस्वीर पेश करती हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 महिलाओं की सुरक्षा की असली तस्वीर। 4,48,211 अपराध, महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले। हर दिन 1200 से अधिक अपराध, हर घंटे 51 मामले दर्ज। 2021 4,28,278 मामले। 2022 4,45,256 मामले। 2023 4,48,211 मामले। देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर तस्वीर कितनी चिंताजनक है, इसका जवाब एनसीआरबी की रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट की माने तो साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज हुए, यानी औसतन हर दिन 1200 से ज्यादा और हर घंटे करीब 51 महिलाओं के खिलाफ अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए। यह आंकड़ा 2022 के 4,45,256 और 2021 के 4,28,278 मामलों से भी अधिक है। इतना ही नहीं, देश में हर 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर 66.2% दर्ज की गई, जबकि इन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 77.6% रही। अगर अपराधों की प्रकृति पर नजर डालें तो तस्वीर और भी डराने वाली है। शील भंग करने की नियत से हमले के 83,891 मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 230 से ज्यादा महिलाएं इस तरह के अपराध का शिकार हुई। वहीं बलात्कार के 29,670 मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन 81 से ज्यादा और लगभग हर 18 मिनट में एक महिला के साथ रेप का मामला दर्ज हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो आज भी सुरक्षा, सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक
बलात्कार के मामले इस तरह हैं। महाराष्ट्र 3,970 मामले, मध्य प्रदेश 3,619 मामले, तमिलनाडु 2,999 मामले, दिल्ली 2,278 मामले, बिहार 1,818 मामले। अब सवाल ये है कि आखिर देश के किन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हुए। एनसीआरबी 2023 के आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार के मामलों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा, जहां 3,970 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3,619, तमिलनाडु में 2,999, दिल्ली में 2,278 और बिहार में 1,818 मामले दर्ज हुए। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध: उत्तर प्रदेश 66,381, महाराष्ट्र 47,101, राजस्थान 45,450, पश्चिम बंगाल 34,691, मध्य प्रदेश 32,342। लेकिन अगर महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों की बात करें तो तस्वीर और भी बड़ी है। उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां 66,381 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्य प्रदेश में 32,342 मामले दर्ज हुए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि किसी राज्य में अधिक मामले दर्ज होना हमेशा यह साबित नहीं करता कि वहां अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। बड़ी आबादी, शिकायत दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति और पुलिस में एफआईआर दर्ज होने की दर भी इन आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन आंकड़ों को जनसंख्या, अपराध दर और रिपोर्टिंग के संदर्भ में भी समझना जरूरी है। यूपीए वर्सेस एनडीए, क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। साल 2004 16,075 रेप केस, 2014 36,735 रेप केस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले यूपीए सरकार के दौरान ज्यादा थे या एनडीए के दौर में तस्वीर बदली। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में बलात्कार के मामलों में तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2004 में देश भर में 16,075 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। 10 साल बाद यानी साल 2014 तक यह संख्या बढ़कर 36,735 पहुंच गई, यानी एक दशक में मामलों में करीब 128% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी अवधि में करीब 2.5 लाख बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन हर साल लगभग 25,000 मामले पुलिस रिकॉर्ड में आए। हालांकि इन आंकड़ों को समझते समय एक बात बेहद जरूरी है। केवल दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपराध वास्तव में उतने ही बढ़े। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरान एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में सुधार, जागरूकता बढ़ने और विशेष रूप से 2012 के निर्भया कांड के बाद कानूनों में बदलाव के कारण भी रिपोर्ट होने वाले मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी आंकड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे अपराध, रिपोर्टिंग और कानूनी बदलाव, तीनों पहलुओं को साथ देखकर ही पूरी तस्वीर समझी जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार के बड़े कदम। 2018 आपराधिक कानून संशोधन, रेप कानून और सख्त हुए। 12 साल से कम बच्चियों से रेप, मृत्यु दंड का प्रावधान। गैंग रेप पर सख्त सजा, 20 साल से आजीवन कारावास। निर्भया फंड का विस्तार, महिला सुरक्षा को मिली ताकत। सीसीटीवी और महिला पुलिस बूथ, सुरक्षा व्यवस्था हुई मजबूत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता और सशक्तिकरण पर जोर। सख्त कानून, तेज न्याय, महिला सुरक्षा की नई पहल। अब सवाल ये है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या बड़े कदम उठाए। बीते कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा बदलाव 2018 के आपराधिक कानून अधिनियम के जरिए आया। इस कानून में बलात्कार के मामलों में सजा को और सख्त किया गया। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर मृत्यु दंड का प्रावधान जोड़ा गया, जबकि गैंगरेप के मामलों में न्यूनतम सजा बढ़ाकर
20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक कर दी गई। सरकार के अनुसार इसके बाद दोष सिद्धि की दर में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिला। महिलाओं की मदद और सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का भी बड़े स्तर पर विस्तार किया गया। इसके तहत हजारों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और देश भर में 700 से अधिक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए, जहां पीड़ित महिलाओं को इलाज, कानूनी सहायता, काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहयोग एक ही जगह उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन को देश भर में सक्रिय किया गया और कई बड़े शहरों में सीसीटीवी नेटवर्क, महिला पुलिस बूथ और सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी गति दी गई, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बेटियों की शिक्षा और समाज में जागरूकता बढ़ाना रहा। वहीं 2019 में शुरू किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने बलात्कार और पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई को तेज करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। 2023 तक 700 से अधिक विशेष अदालतें स्थापित की जा चुकी थीं, जहां ऐसे मामलों का समयबद्ध और शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक परिवार का दर्द, एक बेटी की टूटी हुई जिंदगी और इंसाफ का लंबा इंतजार छिपा होता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अपराध कितने बढ़े या कितने घटे, सवाल ये है कि क्या देश की हर बेटी बिना डर के घर से निकल सकती है? क्या हर माता पिता ये भरोसा कर सकते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित घर लौटेगी? कानून सख्त हुए, अदालतें बनी, हेल्पलाइन शुरू हुई, लेकिन अगर अपराधी के मन में कानून का डर नहीं है तो सिर्फ कानून बना देने से समाज सुरक्षित नहीं हो जाता। जरूरत सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की भी है, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस, अदालत या कानून की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। श्री गंगानगर जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए कानून से पहले सोच बदलनी होगी और डर अपराधी के मन में होना चाहिए, बेटियों के मन में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीवी इंडिया। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने देखी, वो आंकड़े आपने देखे कि किस तरह से साल दर साल ये आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि इन आंकड़ों के पीछे ये सवाल भी कि क्या इसी तरह से बेटियां अपने आप को घर से जब बाहर निकलेंगी तो असुरक्षित महसूस करेंगी। और जो लाख दावे बेटियों को लेकर किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं, वो दावे आखिर कहाँ हैं? वो तमाम सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए जाते हैं, वो कानून कहाँ हैं? उन कानूनों का पालन क्यों नहीं सही से किया जाता है? और कब तक इस तरह से बेटियां इन्हीं दरिंदगों के हाथ में पहुंचेंगी? क्योंकि अलग अलग, चाहे वो श्रीगंगानगर हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं, इसी तरह की हैवानियत सामने आती है और देश झकझोर देता है ये जो आंकड़े जो है। और इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल यही है कि आखिर सिर्फ ये नंबर बढ़ेंगे या घटने की तरफ भी जाएंगे, और कैसे होगा ये सब कुछ? क्योंकि जो एनसीआरबी के आंकड़े आपने देखे, दूसरी तरफ श्री गंगानगर जैसी घटनाएं आपने देखी, इन सब के बीच खड़ा है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी पूरा देश तलाश रहा है। आखिर बेटियों के खिलाफ अपराध रुक क्यों नहीं रहा? क्या सिर्फ कानून कमजोर है या फिर कानून का डर कमजोर पड़ गया है? क्यों हर बार एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है, पूरा देश गुस्से में आ जाता है, सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठती है, सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, सरकारें सख्त कार्रवाई का भरोसा देती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मामला फाइलों में दबने लगता है और देश किसी नई घटना का इंतजार करने लगता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर अपराधी को समय पर सजा क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है कि कई मामलों में जांच महीनों तक चलती रहती है? क्या वजह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में इतनी देर हो जाती है, जिसका इंतजार हम करते रहते हैं और तब तक नया मामला सामने आ जाता है? क्या वजह है कि गवाह मुकर जाते हैं? और क्या वजह है कि पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर काटते काटते थक जाता है? और क्या वजह यह है कि कई मामलों में सालों बाद भी फैसला नहीं आता? याद रखिए, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय समय पर होता हुआ दिखना भी चाहिए। क्योंकि जब सजा देर से मिलती है तो कानून की ताकत नहीं, अपराधी का हौसला बढ़ता है। और यही वजह है कि हर नई घटना के बाद लोग पूछते हैं,
क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देश में कानून बदले हैं, रेप और पॉक्सो मामले में सजाएं सख्त हुई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं, निर्भया फंड से सुरक्षा तंत्र मजबूत किया गया, महिला हेल्पलाइन शुरू की गई, वन स्टॉप सेंटर बने। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या इन व्यवस्थाओं का फायदा हर पीड़िता तक समय पर पहुंच रहा है? क्या हर बेटी को बिना डर के एफआईआर दर्ज कराने का भरोसा है? क्या हर पीड़ित परिवार को यह विश्वास है कि उसे जल्दी इंसाफ मिलेगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ कानून बदल रहे हैं या समाज भी बदल रहे हैं? क्योंकि हर अपराध अदालत में नहीं जन्म लेता। हर अपराध की शुरुआत विकृत सोच से होती है। जब बेटियों को बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता, जब महिलाओं के सम्मान को कमतर समझा जाता है, जब अपराधी को लगता है कि कुछ नहीं होगा, तभी समाज हारने लगता है। इसीलिए लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, उस मानसिकता से भी है जो अपराध को जन्म देती है। एक बात और है जो याद रखने के लिए सबसे जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अदालतों की भी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। माता पिता की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, समाज की है, प्रशासन की है और हम सब की है। क्योंकि जिस दिन समाज अपराधी का बचाव करना छोड़ देगा, जिस दिन गवाह डरना छोड़ देंगे, जिस दिन हर बेटी बिना डर के शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचेगी और जिस दिन अपराधी को यह भरोसा नहीं बल्कि डर होगा कि अपराध के बाद बचना नामुमकिन है, उसी दिन शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट के ये डरावने आंकड़े भी बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक समाज नहीं बदलेगा, जब तक हम अपने परिवार के लोगों को, उनकी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक इसी तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट आती रहेगी, ये आंकड़े डराते रहेंगे, ये भय पैदा उन अपराधियों में नहीं करेंगे, बेटियों में करेंगे। सवाल बेटियों की शिक्षा को लेकर भी होगा, बदलती मानसिकता को लेकर भी होगा, आने वाले वक्त के भविष्य को लेकर भी होगा और सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल की जो चोट है वो कानून को लेकर होगी। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर रिपोर्ट जो कि फाइलों में दबी रहती है, जिस पर धूल फाक चुकी होती है, वो फाइलें अगर सही समय पर ओपन होंगी, यानी कि वो फाइलें खुलेंगी, उन पर कार्रवाई होगी और सही समय पर अपराधियों को अदालत का फैसला मिलेगा और सख्त सजा उन्हें कानून की मिलेगी, तो शायद ये एनसीआरबी के आंकड़े कम हो सकते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम एक मामले में देखते हैं कि अपराधी साल दर साल हर दाव पेच लगाने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उसके पास कई तरह के विकल्प खुले होते हैं, उन सभी विकल्पों का जब वो इस्तेमाल करता है, तब वहां पर हम तस्वीर क्या देखते हैं? अपराधी को देखकर दूसरा अपराधी, उसके हौसले पस्त हो रहे हैं और दूसरा उस माता पिता, उस पीड़िता को हम देखते हैं जो कि हार रहे होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर हार चुके होते हैं। उनके अंदर इस बात का जन्म हो चुका होता है कि हम इसी तरह से पैसा कोर्ट कचहरी में लगाएंगे, हमारे पास जो कुछ भी बचा है वो हम सब लगा देंगे और इसी तरह से हम सिर्फ चक्कर काटेंगे, सिर्फ एक उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। तो इस सोच पर काम करने की जरूरत है। कानून बहुत आए हैं, धाराएं बहुत आ गई हैं, सख्त धाराएं आ चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन धाराओं पर काम तय समय में होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि अब हम कुछ परिवर्तन भी देख रहे हैं, परिवर्तन इस तरह का देख रहे हैं कि कई केसेस हमें एक बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि सही समय पर उन केसेस में सुनवाई होती है और कम समय में अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है। इन आंकड़ों को भी देखना बहुत जरूरी है, इन केस को भी देखना बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले वक्त में अपराधियों के मन में खौफ भी होगा। इसके साथ ही साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें परिवार, उस पीड़िता को उम्मीद होगी कि हमें भरोसा तो मिलेगा ही, लेकिन एक उम्मीद है कि फैसला सही होगा, उस अपराधी को जेल पहुंचाने वाला फैसला होगा।
जिसने गलत किया है। लेकिन ये जो पूरा डेटा हमने आपको दिखाया और इसके साथ ही साथ जो आंकड़े हमने बताए, ये आंकड़े सिर्फ डराने के लिए नहीं है उन लोगों के लिए, ये आंकड़े सचेत करने के लिए है। इन आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं कि वक्त दर वक्त चीजें बदलती गई, तमाम तरह से कानूनों में बदलाव करते गए और सरकारें आई, सरकारें गई, उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे केसेस हैं जो आज भी उन फाइलों में बंद है। उन फाइलों को खोलने के लिए शायद उन माता पिता, उन परिवार के पास ताकतें नहीं है, पैसा नहीं है और शायद वो शक्ति भी नहीं है कि फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया जाए, न्यायालय चक्कर लगाया जाए, उम्मीद की किरण जो है वो फिर से जागे। इसीलिए वो फाइलें आज भी बंद कमरों में, थाने में, वो एक बोर्ड में वो फाइलें आज भी बंद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिन लड़कियों को सरकार, समाज आगे बढ़ाने के लिए कई तरह से बदलाव कर चुका है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके पालन पोषण को लेकर, आज भी हमारे देश में मॉडर्न जो सोच है वो भले ही कम है लेकिन वो सोच आ रही है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और कि अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को भी कुछ आपको भी आगे निकलना होगा और कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो शायद आपको समाज में परिवर्तन की दिशा की तरफ ले जाएं। कई लड़कियों को हमने देखा है कई तरह की क्लासेस करती हैं और उन क्लासेस में जो ट्रेनिंग उनको मिलती है आत्मरक्षा को लेकर, उन आत्मरक्षा की क्लासेस को भी अब देश के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन बच्चियों को बताया जाना चाहिए कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। इसके साथ ही साथ अपने घर में हर तरह से सोच को बदलना चाहिए, सिर्फ लड़कियों की सोच को नहीं, लड़कों के सोच को भी, लड़कों को भी ये सिखाना चाहिए। माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि लड़कों को सिखाएं कि जो बराबरी तुम्हें इस घर में मिली है वही बराबरी तुम्हारे साथ रहने वाली बहन है, बेटियां हैं। जब तुम अपने घर की बेटियों को जिस तरह से देखते हो, जिस तरह से बहनों को देखते हो, उसी तरह से किसी और की भी बहन बेटियों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक सोच जो है वो परिवार से अगर निकलेगी तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो कानून जो जिसमें नियम, कायदे, इतनी धाराएं हैं, वो धाराएं कम अपराधियों पर लगेंगी। क्योंकि समाज को बदलना है तो परिवार को सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है और सरकार जिन नियमों और कायदों को लेकर आती है उन पर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए, उनके अपराध को कसने के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ।